नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे नेक्सस को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह समझ में आने लगा है कि ये मोदी विरोधी गैंग का कैसा नेक्सस सुप्रीम कोर्ट में पसरा हुआ है और इसी नेक्सस ने एक के बाद एक कई ऐसे फैसले को प्रभावित किया जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के जजों की छवि खराब हुई है, सुप्रीम कोर्ट की शाख दांव पे लगी हुई है। और ये अलग अलग फैसलों को देखने के बाद पता चला है और फिर इसी तरह जब एक के बाद एक लेटर सीजेआई चंद्रचूड़ को लिखा जाता है तो उससे भी धीरे धीरे इन जजों को समझ में आने लगा है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये कुछ संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो यहां पर चल रहे हैं, जिसमें कुछ एनजीओ शामिल है, जो सोशल वर्कर शामिल हैं, कुछ कारपोरेट हाउसेस शामिल हैं और कुछ कारपोरेट लॉयर शामिल हैं, कुछ दलाल वकीलों का गुट है जो मानवाधिकार के नाम पर, जो लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर, जो कारपोरेट करप्शन के नाम पर ऐसा नेक्सस बनाए हुए है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर अलग अलग मामलों में पीआईएल दायर करता है, याचिकाएं दायर करता है और फिर देश को और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करता है। ये एंटी मोदी गैंग का नेक्सस सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अब समझा है, क्योंकि सबसे पहले तो 21 संगठनों ने सीजेआई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में कहा गया कि अडानी के मसले पर जो सुनवाई चल रही है उसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, यानी तेजी से उस मामले को निपटाया जाए ताकि बदनाम किया जा सके हिंदुस्तान को। और आधार क्या दिया गया? आधार यही दिया गया कि फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसे राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है और मांग की है कि कोयला घोटाला जो हुआ है, सैकड़ों करोड़ का कोयला घोटाला, उस घोटाले में जांच होनी चाहिए और उसमें अडानी के साथ पीएम मोदी का नाम लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीएम मोदी के परम मित्र अडानी जो हैं वो इस घोटाले के मास्टरमाइंड है, वही ये घोटाला कर रहे हैं जिसमें लो ग्रेड कोयला इंडोनेशिया से खरीदा जाता है और उसे हिंदुस्तान लाते लाते हाई ग्रेड श्रेणी में रख दिया जाता है और यहां कई गुना ज्यादा दामों पर बेचा जाता है। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट में जो बताया गया उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है ओसीसीआरपी, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये ओसीसीआरपी है, वो ऐसे 6 देशों में का एक नेटवर्क है जर्नलिस्टों का जो कि करप्शन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर रिसर्च करता है, आरएनडी करता है, उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश करता है। लेकिन ये जो ओसीसीआरपी को पैसे कहां से मिलते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ओसीसीआरपी हिंदुस्तान में भी जो बार बार क्राइम पे चर्चा होती है और जो एडीआर जैसे संस्थानों को रिपोर्ट सौंपती है, जिसके वकील प्रशांत भूषण बार बार सुप्रीम कोर्ट में इसका जिक्र कर चुके हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ही उन्हें इस तरह नंगा किया गया था कि आप जिस प्रोजेक्ट के, जिस रिपोर्ट्स के आप हवाला दे रहे हैं वो भी रिपोर्ट आपका ही है, क्योंकि जिस संगठन ने ये याचिका दायर की है वही संगठन वहीं से पैसा लेता है जहां से ओसीसीआरपी को मिलता है, यानी जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी, वहीं से इन लोगों की फंडिंग होती है और फिर ऐसा नेक्सस तैयार किया जाता है कि जहां जिस देश में सरकार आपके प्रतिकूल हो, आपके खिलाफ हो, वहां पर उस सरकार को अस्थिर करने के लिए कुछ रिपोर्ट सौंपो और फिर एक तरीका डेवलप करो कि उस रिपोर्ट के आधार पर वहां के जुडिशियरी में ये दलाल वकीलों की फौज को खड़ा कर दो और एक के बाद एक याचिकाएं दायर करो। और इसीलिए इस 21 संगठनों ने उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को लेटर लिखा है और उसमें कहा गया है कि अब तो अडानी के मामले में पहले से ज्यादा सबूत आ गए हैं। लेकिन सबूत किस बात का है? सबूत है
10-12 साल पहले का, उसमें जो इनवॉइस का जिक्र किया गया है ये 2014 का है, जनवरी महीने का, जिस समय यूपीए 2 की सरकार थी। उसमें एक और इनवॉइस का जिक्र किया गया है जो 2013 का है, जिसमें यह कहा गया है कि वहां से $29 पर टन कोयला खरीदा जाता है और तिगुने दाम पर यहां पर हिंदुस्तान में बेचा जाता है। दूसरे स्तर पर जो कहा गया है कि 3500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम वाले कोयले को यहां पर 6000 किलोग्राम प्रति कैलोरी वाले कोयले के तौर पर बेचा गया है, जो तमिलनाडु की सरकार को सप्लाई किया गया था 2014 में। यह इनवॉइस को आधार बनाया गया है और सीजीआई चंद्रचूड़ इस मामले को देख रहे हैं कि देखो कैसे इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने के लिए एक पूरा का पूरा नेक्सस तैयार कर लिया है। लेकिन यह नेक्सस की बात कहां से हुई? नेक्सस की बात चुनाव आयोग के ऊपर जो पीआईएल दायर किया गया था वोटिंग परसेंटेज का, उस मामले में सामने आई और जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये दोनों की बेंच में इसकी सुनवाई हो रही थी, जिसमें इन लोगों ने आरोप लगाया था चुनाव आयोग के ऊपर कि ये जो वोट परसेंटेज रिलीज किए जा रहे हैं वो 48 घंटे के अंदर रिलीज किए जाएं, क्योंकि इसके बाद जो वोट परसेंटेज आता है उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश रहती है और वीवीपैट के साथ मिलान नहीं किया जा रहा है। तो इसके कारण चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए एडीआर ने एक याचिका दायर की थी जिसे नाम दिया गया पीआईएल का, और उसके वकील कौन? दुष्यंत दवे। और दूसरे तरफ एक और वकील जो इस समय सबसे ज्यादा फेमस है और सुप्रीम कोर्ट में उनकी चलती है, क्योंकि यही वकील हैं जिसने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिलवाई, यानी अभिषेक मनु सिंघवी। वो भी वहां पर उपस्थित थे, लेकिन वो एडीआर की तरफ से नहीं थे बल्कि महुआ मोइत्रा की तरफ से थे। अब महुआ मोइत्रा भी कौन सी महिला है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जो संसद का सीक्रेट लीक करती है विदेशों में बैठे बिजनेसमैन को, जो संसद में क्वेश्चन पूछती है पैसा लेकर, जिसके खिलाफ आरोप तय हो गए हैं, जिसकी संसद की सदस्यता खत्म हो चुकी है और फिर से चुनाव लड़वा रही है ममता बनर्जी उसे, और वो महिला के तरफ से वकालत करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी गए थे। और इन दोनों ने, दुष्यंत दवे और अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया। 5 चरण का चुनाव हो चुका है और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि अंतरिम राहत दी जाए, इंटरिम रिलीफ दी जाए हम लोगों को, और आगे के 2 चरण का जो चुनाव है उन चुनावों में 48 घंटे के अंदर ही सारा वोट परसेंटेज रिलीज करने का आदेश, अंतरिम आदेश पारित किया जाए। और इसी मुद्दे पर चर्चा हुई, बहस हो रही थी, और जस्टिस दीपांकर दत्त जो कि पिछले अरविंद केजरीवाल के मामले में बदनाम हो चुके हैं, उन्होंने इस मामले को समझा और देखा। उनको लगने लगा कि पिछला जो हमने फैसला दिया अरविंद केजरीवाल के लिए, उनको अंतरिम जमानत देकर, उसकी बड़ी फजीहत हुई है, और अगर हम ऐसे ही इन लोगों के चक्कर में फंसे रहे तो फिर फजीहत और बढ़ जाएगी, क्योंकि यही 2 वकील थे, यानी कि एक तरफ जस्टिस खन्ना और दूसरे तरफ जस्टिस दत्त, ये दोनों उस बेंच के हिस्सा थे जिसने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी थी। यही अभिषेक मनु सिंघवी वकील भी थे। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अब इस बार पुरानी गलती नहीं दोहराई जा सकती है, और इसलिए पूरे मामले को गंभीरता से देखना शुरू किया। और फिर पता चला कि ये जो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे थे, इसकी याचिका तो 2019 के चुनाव के समय में भी दायर की गई थी, और उस समय भी ऐसे ही इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद इन लोगों ने 2024 में अपनी आंखें खोली और फिर से चुनाव के बीच में याचिका लेकर चले आए। सबसे पहले तो जस्टिस दत्त ने यही सवाल उठाया कि ये आपका पीआईएल है। पीआईएल का मतलब क्या होता है? यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट का है, प्राइवेट इंटरेस्ट का है,
कंपनी के इंटरेस्ट का है या फिर पैसे के इंटरेस्ट का है, क्योंकि उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया कि पैसे के इंटरेस्ट का है या प्राइवेट इंटरेस्ट का है। इसलिए इस पीआईएल की बात मत कीजिए। यहां पर पीआईएल की बाढ़ आई हुई है और जिस तरीके से पीआईएल दर्ज किया जा रहा है वो अब तो लगने लगा है कि एक बड़ा नेक्सस तैयार हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश करता है। और इस मामले में तो साफ दिखाई पड़ रहा है। आप लोग 2019 में आए और 2019 में भी इसी तरह का मामला लेकर आए थे, जिसमें वीवीपैट के मिलान वाली बात इस साल भी लेकर आए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के लिए संभव नहीं है कि 100% वीवीपैट से मिलान हो सके, इसलिए इस असंभव बात को करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पर दबाव मत डालिए। और ऐसे समय में जबकि 5 चरण का चुनाव हो चुका है और 2 चरण का चुनाव बचा है, आप लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाया जाए और उसे कुछ ऐसी बातें कह दी जाए जिससे कि आप तो अंतरिम राहत की बात करेंगे और दूसरी तरफ चुनाव आयोग बदनाम होगा और फिर लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा, जो विपक्षी पार्टी के नेता पहले से किए हुए हैं। जो स्थितियां वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हंगामा चला और जो लेटर सामने आया, इसके बाद से तो और लगने लगा कि ये जो नेक्सस चल रहा है एंटी मोदी एंटी इंडिया गैंग का, जो अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। क्योंकि जो एडीआर की रिपोर्ट आती है, सब लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के फंडिंग को सिर्फ नेताओं को, प्रत्याशियों के, मंत्रियों के संपत्ति वगैरह का रिकॉर्ड और इसके साथ ही उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस की जानकारी भी एडीआर की रिपोर्ट में आती है। और इसके अलावा ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड कई दूसरे मामलों में भी इन्वॉल्व होता है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एडीआर ने ही याचिका दायर की थी, दूसरे लोगों ने भी दायर की थी, लेकिन एडीआर की तरफ से वही प्रशांत भूषण वकील थे। अब एडीआर, ओसिस सीआरपी और सोरोस का फंड, ये सब ऐसा नेक्सस है जो चाहता है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान बदनाम होता रहे, पीएम मोदी बदनाम होते रहें। और इसके पीछे इन लोगों का मकसद होता है कि अगर हिंदुस्तान कमजोर होगा, बदनाम होगा, यहां की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठेगा, तो फिर ये नहीं कह पाएगा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां पारदर्शिता बरती जाती है, यहां अल्पसंख्यकों को अधिकार से वंचित नहीं किया जाता। लेकिन पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की थी। ये सारी अवधारणाओं के लिए इन लोगों ने पूरा नेक्सस तैयार कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल एक टूल्स की तरह, एक हथियार की तरह किया जा रहा है, जो अब जजों को समझ में आने लगा है। कुछ फैसलों ने यह साबित कर दिया, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी ने भी बोला था कि जज साहब को यह समझना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को पूरी तरह से निरस्त कर देना, यानी कि कानून खत्म कर देना, ये चुनाव में ब्लैक मनी को फिर से शामिल करने का एक जरिया बन जाएगा। अभी भी चुनावों में जो हजारों करोड़ खर्च होते हैं, उसमें से ट्रांसपेरेंसी का अभाव होता है, ये ब्लैक मनी के पैसे खर्च होते हैं। इसलिए इस पर सोचना चाहिए था। जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई तो इस समय भी सीधे अमित शाह ने यह सवाल उठाया था कि लोग इस बात को मानते हैं कि ये फैसला जो दिया गया है वो स्पेशल ट्रीटमेंट है, ये सबके लिए नहीं हो सकता, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के लिए हो सकता है। और जब विपक्षी पार्टियां इस बात पर घिरने लगी तो राहुल गांधी भी मैदान में उतरे। उन्होंने भी यही बात बोला कि यहां पर जिस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एक आदिवासी पूर्व सीएम को जमानत नहीं दी गई और केजरीवाल जी को जमानत दे दी गई। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज चारों तरफ से जब घिर गए तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपनी शाख बचाने के लिए अब इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि यहां पर जो नेक्सस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलाल वकीलों का, संगठनों का, उस नेक्सस को एक्सपोज करना चाहिए। और तभी 17C के मसले पर, यानी कि वोटिंग परसेंटेज के मसले पर इन लोगों ने जो एक आधार बनाया था उसे निरस्त कर दिया और कहा एक फ्रेश याचिका लेकर आओ। ये 2019, 2024, आगे 2029 तक ये सब नहीं चलेगा, आप चुनाव के बाद आओ, इस पर
सुनवाई होगी, लंबे समय की सुनवाई होगी और फिर ऐसा फैसला आएगा कि फिर एक ही मुद्दे को लेकर आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में ना आए। तो जिस तरीके से ये सारा मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भयानक कलह की स्थिति है। जज साहब ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या हमने कोई गलती कर दी, या गलती की है तो उसको सुधारने की गुंजाइश है तो उसको सुधारना चाहिए। और इसीलिए ये वकीलों की फौज जो दलाली के पैसे खा रहे हैं, परेशानी उसके अंदर भी बढ़ गई है कि अब सिटिंग ही नहीं होगी तो फिर क्लाइंट करोड़ों करोड़ रुपए कैसे देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को लेकर भारी गहमागहमी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।